तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। इसमें मल्टीप्लिकेशन में दो तरह के वेक्टर्स को हम लोग ऑपरेट करते हैं। एक हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट के केस में हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं सच डैट कि हमें एक नंबर मिलता है, स्केलर नंबर मिलता है। और वेक्टर प्रोडक्ट के केस में हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं सच डैट कि हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो पहले हम लोग अभी स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे कि कैसे ये आता है। तो इसको डिफाइन देखिए कैसे किया गया है। इसको डिफाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो दो वेक्टर हैं, वेक्टर a है, वेक्टर b है, और बीच में जो ऑपरेटर है सिंबल वो है डॉट, इसलिए इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं जो कि नाम है डॉट प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंबल डॉट से डिनोट किया जाता है, और स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें इसका जो आंसर मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, वो केवल एक स्केलर नंबर मिलता है। तो ए जो है वो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, देखिए राइट हैंड साइड में। बी जो है वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, और कॉस थीटा जो है, थीटा ये वही है जो पहले पढ़ा था हम लोग ने, एंगल बिटवीन द वेक्टर, बिटवीन वेक्टर। कौन से वेक्टर? ए और बी वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। ये डिफाइन किया गया है डॉट प्रोडक्ट को। अब देखते हैं इसमें कुछ इसका एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो इसका केस 1 लिख लेते हैं। केस 1 पहले डेफिनेशन फिर से लिख लेते हैं, a डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। केस 1 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। केस 1, केस 1 इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा अगर 0 डिग्री है मीन्स वेक्टर्स हमारे कैसे होंगे? पैरेलल वेक्टर्स। तो अगर दो वेक्टर्स हमारे पैरेलल वेक्टर्स हैं तो थीटा उनके बीच में 0 हो जाएगा। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1। इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं a डॉट बी इक्वल टू ए बी। a डॉट बी, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर एरो नहीं लगा, इसका मतलब है a और b सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ये a डॉट बी यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। तो अब इसका मतलब हो गया कि अगर b वेक्टर को भी अगर हम a वेक्टर से डिनोट कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर, क्योंकि हर वेक्टर खुद के साथ तो पैरेलल होता ही होता है। तो ये वैल्यू आ गई a स्क्वायर। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे और इसको याद रखेंगे। इसकी हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर इसी में हम लोग यहाँ पर i डॉट आई लिख दें, तो अगर इसी में a की जगह i लिख दें और दूसरे a की जगह भी i लिख दें, तो i डॉट आई a स्क्वायर। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? i का भी कितना है? 1, दूसरे i का भी 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो ये कितना आ गया? 1। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि j डॉट जे भी कितना हो जाएगा? 1। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि k डॉट के भी 1 हो जाएगा। तो इसकी हमें जो है याद करने की जरूरत पड़ती है। तो ये हमें याद होना चाहिए यहाँ पर इस तरह से, i डॉट आई, j डॉट जे और k डॉट के की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 1 हो जाएगी वैल्यू। अब इसका अगला केस देखते हैं हम लोग, सेकंड केस देखते हैं। पहले हम लोग थोड़ी इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और फिर इसके बेस्ड जो PYQ क्वेश्चंस हैं थोड़े वो करेंगे, और जो क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबल जो आते हैं वो देखेंगे। केस 2 देख लेते हैं यहाँ पे। केस 2 सेकेंड केस इसका, केस 2 इफ थीटा इज 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है, यानी वेक्टर्स हमारे कैसे? परपेंडिकुलर है, या फिर हम जिनको ऑर्थोगोनल वेक्टर भी कहते हैं, ऑर्थोगोनल। तो इस केस में cos 90 कितना होता है? cos 90 की वैल्यू हमारे पास होती है 0। तो इट मींस a डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई? a डॉट बी की वैल्यू आ गई 0। इट मींस कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। याद रखिए इसमें इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और अगर कभी डॉट प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब है कि वेक्टर्स हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो a डॉट बी इक्वल टू 0, और यही कंडीशन भी है। दिस इज ऑल्सो द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। तो कभी भी हमें फिजिक्स में ज़्यादातर केसेस में अगर ये यूज करना पड़ता है कि दो वेक्टर्स हैं इस तरह से, दो वेलोसिटी वेक्टर हैं या दो फोर्स हैं, और अगर वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो एक्चुअली में हमें क्या करना है? मैथमेटिकली उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी, इसको हम लोग कहते हैं कि कंडीशन है परपेंडिकुलर की ऑल्सो। तो इस केस में अगर हम देखें तो i डॉट जे कितना हो जाएगा?
आई जे और के ये वेक्टर आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। आई कैप जे कैप और के कैप जो हमारे यूनिट वेक्टर हैं जो कि एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के अलॉन्ग है, तो आई डॉट जे की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली जे डॉट के भी अगर हम लिखेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, और के डॉट आई की वैल्यू भी अगर आप देखोगे तो 0 आ जाएगी। तो ये वैल्यूज भी हमारे पास कैसे आ रही है, इस सम पे 0 हो जाएंगे। तो ये वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई। तो अभी हमने देखा पहले वाले केस में कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 आ रहा था, लेकिन अगर किसी और के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं जैसे आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई, तो ये वैल्यू हमेशा 0 आएंगी क्योंकि आई जे के आपस में एक दूसरे से हमेशा परपेंडिकुलर है। अब केस 3 देखते हैं हम लोग, इसमें केस थर्ड देखते हैं। केस 3 थर्ड केस 3 में इफ थीटा इज 180, थीटा अगर 180 है तो मींस वेक्टर्स हमारे कैसे हो गए, एंटी पैरेलल। वेक्टर्स कैसे हमारे, एंटी पैरेलल। और cos 180 की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। इट मींस ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। तो यहाँ पे जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ रहा है ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू। तो इस केस में डॉट प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आए के साथ आएगा, जहाँ पे ए और बी यहाँ पर इसके प्रॉपर मैग्नीट्यूड्स हैं वेक्टर्स के, ए और बी वेक्टर के। तो देखिए जो वेक्टर है फर्स्ट केस में हमने देखा कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा था वो पॉजिटिव आ रहा था। सेकंड केस में हमने देखा जो उनका डॉट प्रोडक्ट आ रहा था वो 0 आ रहा था। थर्ड केस में हमने देखा जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा था वो नेगेटिव आ रहा था। तो जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। कई बार हम लोग को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि स्केलर नंबर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता। स्केलर नंबर नेगेटिव हो सकता है, बस उसको हम लोग आई कैप या जे कैप या के कैप के टर्म्स में नहीं लिख सकते। सो ये लिखा हुआ है तो ये ध्यान रखिए, द रिजल्ट ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 ये होता है। और ये हमेशा क्यूमुलेटिव, यानी ए बी कॉस थीटा लिखें या बी ए कॉस थीटा लिखें, दोनों एक ही बात है। अब देखिए अगर इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें अगर हमें सपोज करिए कि अगर वेक्टर ए गिवन है a1 आई कैप, a2 जे कैप और a3 के कैप, ये वेक्टर ए गिवन है। और वेक्टर बी हमें गिवन है b1 आई कैप, b2 जे कैप और b3 के कैप, ये वेक्टर हमें बी गिवन है। हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए डॉट बी। तो अगर हमें ए वेक्टर गिवन है और वेक्टर बी गिवन है इस तरह से a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, और वेक्टर बी गिवन है b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप, और हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो सिंपली हम ए डॉट बी कैसे लिखेंगे, a1 आई कैप, a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, यहाँ पे लगा देंगे डॉट, फिर लिखेंगे b1 आई कैप, b2 जे कैप और b3 के कैप। अब देखिए अभी हम लोगों ने केसेस जो पढ़े थे उस केस में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इन सब की वैल्यू 1 होती है, और आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, इन सब की वैल्यू 0 होती है। तो उसी तरह से यहाँ पर ऑपरेट करेंगे, जैसे लिखा है वैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे a1 को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a1 b1 क्योंकि स्केलर नंबर था। अब आ गया वेक्टर आई डॉट आई, तो आप क्या करेंगे, आई डॉट आई हो जाएगा। फिर इस वाले नंबर को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए a1 b2, ये लिखा है आई डॉट जे, तो ये हो जाएगा आई डॉट जे। इसी तरह से a1 के करस्पॉन्डिंग 3 टर्म्स लिखते हैं हम लोग, फिर इसके करस्पॉन्डिंग 3 टर्म्स, और फिर तो टोटल टर्म्स हमें कितने यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, 9। उसमें जो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, उनके 1 लिख देंगे, बाकी के जिसमें ये टर्म्स आएंगे वो सब 0 कर देंगे। तो पहले हम लोग एक बार लिख लेते हैं, फिर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। उस रिजल्ट से देखते हैं क्या चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई वे में लिखी जा सकती है। तो देखते हैं पहले हम लोग a1 b1, तो ये वैल्यू हो जाएगी आई डॉट आई प्लस a1 b2 आई डॉट जे प्लस a1 b3 आई डॉट के प्लस a2 b1 जे डॉट आई प्लस a2 b2 जे डॉट जे प्लस
A2B3 J डॉट K प्लस A3B1 K डॉट I प्लस A3B2 K डॉट J प्लस A3B3 K डॉट K डॉट, ये टर्म हमारे पास आ रहा है। अब देखिए यहां पर इस केस में ये जो हमारे टर्म है यहां पर आई डॉट जे कितना है, आई डॉट जे डॉट के डॉट के, तो देखिए इसमें ये वाला टर्म जीरो हो गया हमारे लिए, ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये के डॉट आई लिखा है, ये जे डॉट के लिखा है, ये भी जीरो हो गया, और ये के डॉट जे लिखा है, ये भी जीरो हो गया। कौन से टर्म बचे हमारे पास, एक आई डॉट आई बचा, एक यहाँ पर हमारे पास जे डॉट जे बचा, और एक हमारे पास के डॉट के बचा। बाकी के 6 टर्म जो है वो पूरे पूरे कैंसिल हो गए। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये वैल्यू हो जाएगी A1B1, आई डॉट आई को कितना लिखेंगे 1, ये वैल्यू आ गई A2B2 प्लस A3B3, ये वैल्यू आ गई हमारे पास A डॉट बी की। तो आप देखिए ये जो टर्म आ गए बिल्कुल सिंप्लीफाई वे में आ गए। हुआ क्या है, सीधे सीधे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। आप अगर देखो तो हमने केवल आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई कर दिया A1B1, बाकी का आई का आप किसी के साथ भी करोगे हमेशा जीरो आएगा। इसी तरह से हमने जे को जे के कोफिशिएंट के साथ कर दिया, के को के कोफिशिएंट के साथ कर दिया, और हमारे पास आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये हमें याद रखना है कि इनके कोफिशिएंट को बस इससे आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए, आपको डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर सब ये नंबर लिखा हुआ है, सब ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू में पॉजिटिव नेगेटिव करके वैल्यूज जो भी होंगी ये एक नंबर है। ये पूरी क्वांटिटी हमारे पास कैसी क्वांटिटी आ गई, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर चीजें, राइट हैंड साइड है वो पूरी पूरी हमारे पास एक स्केलर। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका डॉट प्रोडक्ट में जो है निकाल सकते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल आपको कहें, कोई क्वेश्चन कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कुछ वेक्टर ए हम लिख लें, यहाँ पर वेक्टर ए लिख लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी लिख लेते हैं i कैप माइनस j कैप, और a डॉट बी कर देते हैं इसका हम लोग a डॉट बी। a डॉट बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, a डॉट बी कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो a को i के कोफिशिएंट के साथ, j को j के कोफिशिएंट के साथ, और k यहाँ पर नहीं है तो k को हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर k को आप लिख दीजिए यहाँ पर 0 टाइम्स ऑफ k कैप, अब कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, ये वैल्यू कितनी आ गई -3, और ये वैल्यू कितनी आ गई 0। तो a डॉट बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ गई -1, 2 - 3 -1, तो ये हमारे पास। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट का यूज क्या है, कहाँ कहाँ हम लोग जो है जनरली इसका यूज फिजिक्स में करते हैं। तो फिजिक्स में बहुत जगह यूज करते हैं, जैसे पहला चैप्टर इसका खास तौर से आता है वर्क एनर्जी पावर में। वर्क एनर्जी पावर में हम लोग इसका यूज करते हैं, तो कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, कहाँ कहाँ हम लोग इसका जनरली जो है यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है इसका, तो एप्लीकेशन में हमारे पास ये आ गया कि वर्क डन हम लोग डिफाइन करते हैं, वर्क विल बी इक्वल टू F डॉट S। F जो है वो फोर्स है, F क्या है यहाँ पर फोर्स, और S जो है वो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो डॉट प्रोडक्ट केवल हम दो इस वेक्टर क्वांटिटी का ही ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है वर्क विल बी इक्वल टू F डॉट S। इस तरह से एक वैल्यू और होती है, जैसे पावर की वैल्यू होती है F डॉट V, ये पावर, ये क्या है पावर, P जो है वो पावर है, और V जो है वो है वेलोसिटी, स्पीड नहीं है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी। F डॉट बी कर देंगे, इसमें आए हुए क्वेश्चंस भी हैं में इसमें हम लोग करेंगे आगे इसमें। तो P की वैल्यू इक्वल टू F डॉट बी, F फोर्स है, V वेलोसिटी है। इस तरह से W इक्वल टू F डॉट S, ये हमारा वर्क डन हो जाता है, ये हमारे पास पावर हो जाता है। तो इस तरह के इसमें जो है हमारे पास क्वेश्चन जो है वो आते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है, और क्या इसके हमारे दूसरे एप्लीकेशंस हैं जिसका हम यूज करते हैं। तो देखिए जो इसका बेसिक जो एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, तो इसका जो यूज है एप्लीकेशन पार्ट है, जो एप्लीकेशन जो है वो फर्स्ट एप्लीकेशन तो इसका यही है कि हमें एक तो हम इसको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फाइंड करेंगे, एंगल बिटवीन
द वेक्टर्स फाइंड करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जब भी हमें एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फाइंड करना होगा, ज़्यादातर केसेस में हम लोग उसका डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। डॉट प्रोडक्ट से ही सबसे इजी रहता है। एंगल फाइंड करने के बहुत सारे रूल है। एक कोसाइन रूल पढ़ा है हम लोग ने। कोसाइन रूल से भी हम लोग निकाल लेते हैं, जिसमें कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा एक डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो एंगल फाइंड करने के कई तरीके हैं, लेकिन उनमें सबसे सिंपल तरीका जो है, कभी भी एंगल फाइंड करना है तो हम किससे फाइंड करते हैं? डॉट प्रोडक्ट से कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है। तो ए डॉट बी इक्वल टू कितना होता है? ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। ए बी मैग्नीट्यूड है, तो इसकी हेल्प से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि दोनों को डॉट ए डॉट बी निकालना भी आसान है। आई को आई के कोफिशिएंट के साथ, जे को जे के कोफिशिएंट के साथ और के को के के कोफिशिएंट के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और उनका एलजेब्रिक सम कर दीजिए। तो ये इजी है निकालना, थीटा आ जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन में कॉस थीटा की जगह टेन थीटा दिया है, तो हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती। कोई थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, आप आराम से एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसमें? सेकंड जो केस है, एप्लीकेशन है, वो हमारे पास है कंडीशन। कौन सी कंडीशन? ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर की कंडीशन। कौन सी कंडीशन थी? परपेंडिकुलर की कंडीशन। कि कभी भी अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0। एक ये भी हमारे पास यूज करते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है, ए डॉट बी इक्वल टू 0। और थर्ड क्या हिस्सा है हमारे पास? थर्ड हम लोग इसका यूज करते हैं, कम यूज करते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, या इसको हम लोग कंपोनेंट भी कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है, कंपोनेंट किसी एक वेक्टर का हिस्सा, वो हिस्सा जो दूसरे वेक्टर पर है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी एक वेक्टर की इमेज किसी दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग में। तो हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं कि ये प्रोजेक्शन क्या होता है, तो हमारा ये डॉट प्रोडक्ट वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। तो हेडिंग लिखते हैं हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ। सपोज करिए कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर हमारे पास ये है और एक वेक्टर हमारे पास बी ए वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, और इनके बीच का एंगल कितना है? यहाँ पर थीटा एंगल है, तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो एक तरह की स्क्रीन है, एक वेक्टर है एक तरह से देखा जाए, और बी एक दूसरा वेक्टर है, इसका कितना हिस्सा ए के अलॉन्ग है। तो यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है हमारे पास यहाँ पर, ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, ये कितना आ गया? बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा ए का वो हिस्सा, बी का वो हिस्सा जो ए के अलॉन्ग है, कितना है? बी कॉस थीटा। और ये वेक्टर हमारा क्या था? ये वेक्टर था हमारे पास ए वेक्टर। तो अगर हम आपसे कहें प्रोजेक्शन वेक्टर कितना होगा? प्रोजेक्शन वेक्टर, तो प्रोजेक्शन वेक्टर कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन कौन सा है? ए के अलॉन्ग है। तो ए का हमने केवल यूनिट वेक्टर लिखा है क्योंकि वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? बी कॉस थीटा। जैसे ये जमीन है यहाँ पर, ये पेन है, ये वेक्टर है हमारे पास कुछ भी, और ये कुछ लाइन है ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन मान लेते हैं, और ऊपर कोई लाइट का सोर्स है। तो कितनी इमेज इसमें फॉर्म हो रही है, वो लेंथ कितनी है इमेज की, और किस डायरेक्शन में? उस स्क्रीन के अलॉन्ग। तो बी कॉस थीटा, और हमें ये पता है कि ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो जहां बी कॉस थीटा लिखा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन कितना आ गया? प्रोजेक्शन ऑफ, किसका प्रोजेक्शन है? बी का प्रोजेक्शन है। तो पूरी लैंग्वेज हमें लिख दे रहे हैं यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा की जगह हम लिख देंगे ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए
तो ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर। ये आ गया हमारे पास प्रोजेक्शन, ये आ गया हमारे पास प्रोजेक्शन, ये आ गया प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड है और यूनिट वेक्टर। अब देखिए कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ नंबर लिखा रहता है, नंबर का मतलब है केवल आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, ये लेंथ बतानी है, यानी आपको केवल बी कॉस थीटा बताना है। और कभी कभी वो आई कैप जे कैप में लिखा रहता है, यानी पूरा वेक्टर बताना है। तो अगर अगर आपसे केवल ये नंबर लिखा है तो इट मींस यू हैव टू टेल अबाउट ओनली द बी कॉस थीटा विच इज ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए। केवल ये जो पार्ट है हमारा, ये जो है नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा? ये वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास केवल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू, और ये केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपको आई कैप जे कैप में पूछा जाए तो आप ये पूरा बता दीजिएगा। यूनिट वेक्टर निकालना हमें आता है, जो भी वेक्टर दिया उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए। तो ए डॉट बी अपॉन ए इंटू ए कैप, तो ये आ जाता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं, तो इसको आप चाहो तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी लिखते हैं। अभी हमने बताया आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसका भी हम लोग एक ही। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। अब मान लीजिए उल्टा पूछा गया कि आपसे पूछा गया कि ए का जो इमेज है वो बी के अलोंग बताइए। ए की इमेज बी के अलोंग अगर आपको बताना है तो उल्टा कर देंगे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये बी कैप हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखिए प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, बी अलोंग, तो बी का अगर ए के अलोंग आपने प्रोजेक्शन निकालना है तो ये नीचे की तरफ ये है। इस तरह से हम लोग इसको याद भी कर सकते हैं। अब इसमें बेस्ड हम लोग थोड़े से कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और फिर देखते हैं, इसको समझने में हमें आसानी होगी। तो अब इस पे बेस्ड, डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड, स्केलर प्रोडक्ट पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इससे हमें क्लियरिटी हो जाएगी जो थ्योरी हमने पढ़ी है वो किस तरह से वो क्वेश्चंस के फॉर्म में आती है हमारे पास। तो देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड 10 एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस। तो ये जो ऑप्शन दिए हैं ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर इनमें से ये ऑप्शंस जो दिए हैं ये अगर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 0। तो हम देखेंगे इसमें किसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट वाले को अगर आप करेंगे तो ये 4 12 हो गया और ये भी हमारे पास -12 हो गया, तो 0 हो जाएगा ये। तो यानी कि ये वाला वेक्टर जो है हमारे पास, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर तो है लेकिन मैग्नीट्यूड भी कितना चाहिए? 10 चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? इसका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जिसकी वैल्यू आ जाएगी 5 स्क्वायर मीन्स 25 का रूट 5 आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड तो 5 आ रहा है जबकि हमें कितना चाहिए? 10। तो ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट हमने किया, इसका डॉट प्रोडक्ट किया 3i कैप माइनस 4j कैप डॉट 4i कैप प्लस 3j कैप। तो क्या बताया था? i को i के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 12 हो जाएगा, ये -12 हो गया तो 0 आ गया। तो ये ए वाला जो ऑप्शन है वो इसके साथ परपेंडिकुलर है लेकिन मैग्नीट्यूड 10 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया आंसर। अब इसके साथ देखिए ये 5√2 दिया है, ये -5√2 दिया है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं आएगा क्योंकि सेम वैल्यू दी हुई है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें देख लेते हैं 8i कैप, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 24 और ये वैल्यू आ गई -24, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अगर हम लोग इसको देखें 3i कैप माइनस 4j कैप का डॉट प्रोडक्ट कर दें 8i कैप प्लस 6j कैप, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 और ये वैल्यू आ गई -24 जो कि 0। इसका मतलब है कि जो सी वेक्टर है हमारा ये इस वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 है। बताया था आपको कंडीशन कि डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो इस केस में डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया? 0। और 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अगर आप करेंगे 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर तो ये वैल्यू आ जाती है 10 स्क्वायर और इसका आपने पूरे का रूट कर दिया तो ये वैल्यू आ गई 10। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 10 आ गया। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और ये माइनस माइनस प्लस तो आएगा। ये दोनों ही टर्म्स अगर हमारे पास एडिशन में लिखे हैं तो 0 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया इसमें सी आंसर आ गया। आंसर हमारे पास आ गया सी आंसर, सी आंसर हमारा करेक्ट आ गया।
ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नहीं है। अगर यहाँ मैग्नीट्यूड 5 लिखते हैं, द वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड 5 एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस केस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला न्यूमेरिकल करते हैं। अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए हमें दिया है 2,2,4 एंड द बी 5 -3 -1। द कांस्टेंट फोर्स ऑफ 34 न्यूटन, 34 न्यूटन का इसमें कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। यहाँ पर कितना फोर्स है? 34 न्यूटन का। इन द डायरेक्शन ऑफ एपी, किस डायरेक्शन में? एपी डायरेक्शन में। तो पहले हमें फोर्स निकालना है। तो देखिए फोर्स निकालने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड 34 जो कि दिया हुआ है हमें, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन में है ये, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और साथ में डायरेक्शन लिखना होगा। डायरेक्शन क्या है? एपी डायरेक्शन। लेकिन एपी का डायरेक्शन, एपी में मैग्नीट्यूड भी होगा, तो इसका हमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। हमें इसका क्या लिखना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया एपी का, जो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो अब हम लोग को पहले ये एपी निकालना पड़ेगा कि एपी जो है वो किस डायरेक्शन। तो जरा देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे? 2i कैप 2j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर p को हम लोग लिख सकते हैं 10i कैप 2j कैप माइनस 11k कैप। तो अगर AP निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो वैल्यू आ जाएगी 10i कैप 2j कैप माइनस 11k कैप माइनस ऑफ A वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8i कैप, j कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू ये माइनस और ये माइनस, तो ये आ जाएगा 15k कैप। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग देखें तो AP का जो मैग्नीट्यूड आएगा, वो वैल्यू आ जाएगी 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, इसका रूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 17 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो F की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ से F विल बी इक्वल टू 34, ये डायरेक्शन कितना आ गया? 8i कैप माइनस 15k कैप डिवाइडेड बाय ये आ गया 17। तो ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो वैल्यू हो गई F की जो फोर्स आ गया वो आ गया 16i कैप माइनस 30k कैप। तो पहला आंसर तो हमारे पास ये आ गया। जो इसमें हमें यहाँ पर क्या पूछा था? फोर्स पूछा है इन्होंने। क्या पूछा है? फोर्स पूछा गया। तो फोर्स आ गया हमारे पास यहाँ पर कितना? फोर्स आ गया, कितना आ गया? फोर्स 16i कैप माइनस 30k कैप। अब इसके बाद इन्होंने पूछा है वर्क डन। तो फोर्स आ गया, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और निकाल ले। और ये पार्टिकल मूव कहाँ से कहाँ तक किया है? ठीक है, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम A टू B। तो B ये गिवन है 5i कैप और ये वैल्यू में गिवन है। तो हम लोग अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका निकाल लेते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग को पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास BA वेक्टर। A से B में जा रहा है तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो OB माइनस OA, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2 हो जाएगा 3i कैप, फिर -3 -2 -5 हो जाएगा, तो -5j कैप, -1 और ये -4 तो -5k कैप। ये आ गया हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, वर्क डन निकालना है हमें। तो वर्क डन ये आ गया। फिर से चेक कर लेते हैं, 5 - 2 3, फिर -3 -2 -5 -1 -4 -5, विल गेट द पोजीशन वेक्टर। ये फोर्स आ गया हमारे पास। तो अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर वर्क डन कितना था? F डॉट D, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट करना था, फोर्स हमें दिया है 16i कैप माइनस 30k कैप डॉट 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 5k कैप। तो आप देखिए j वाला तो कोफिशिएंट यहाँ पर है नहीं, तो मामला 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये विल गेट 48, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? k को करना पड़ेगा केवल, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 15 150, तो ये वैल्यू आ गई 198। तो 198 जूल, सब ऐसा ही सिस्टम में दिया है, तो 198
वर्क डन करना पड़ता है। ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं हमारे फिजिक्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब दिया है वो हमें वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी दिया हुआ है और एंगल पूछा है ए माइनस बी एंड सी वेक्टर में। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम ए माइनस बी वेक्टर को निकालें। ए माइनस बी वेक्टर करेंगे, ए माइनस बी करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस आई कैप, ए में से बी को माइनस कर रहे हैं तो 2 आई कैप माइनस 3 आई कैप, माइनस आई कैप, फिर प्लस 3 जे कैप, माइनस ये है और एक माइनस और आएगा, माइनस करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 5 जे कैप। फिर इसको करेंगे तो माइनस आई कैप और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 के कैप माइनस आई कैप प्लस के कैप हो जाएगा। देख लीजिए आप इसको, हमने ए में से बी को माइनस किया तो ये साइन माइनस हो जाएगा तो माइनस 3 आई कैप 2 आई कैप माइनस आई कैप लिख दिया, प्लस 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 जे कैप हो गया, माइनस के कैप प्लस 2 के कैप हो जाएगा ये वाला टर्म तो के कैप हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो कितना जाएगा 25, ये आ गया हमारे पास कितना 25 और ये आ गया हमारे पास 1 और 1 25 और ये 2 और आ गया। अब सी वेक्टर पर आ जाते हैं हम लोग। सी वेक्टर कितना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो अगर इस वेक्टर को ए माइनस बी वेक्टर को डॉट कर दें सी के साथ तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। तो मान लेते हैं इस वेक्टर को कुछ लेट अस सपोज डी लिख लेते हैं हम लोग, आसान रहेगा हमारे पास। तो डी डॉट सी इक्वल टू डी सी कॉस थीटा, ये आ जाएगा। हमें एंगल बताना था, एंगल निकालने के लिए भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज कर लेते हैं। तो अगर हम इनका डॉट करेंगे तो कितना आएगा देखिए, डी लिख लेते हैं माइनस आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस के कैप, ये लिखा हमने डी। सी वेक्टर लिख लेते हैं, सी वेक्टर कितना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, डॉट प्रोडक्ट आप सॉल्व करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी +5 हो जाएगी और ये के की वैल्यू 2 हो जाएगी। देखिए -1 आई को आई के कोफिशिएंट के साथ, जे को जे के और के को के, तो -1 + 2 तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 7, ये आ गया 6। तो इनका डॉट प्रोडक्ट तो आ गया 6, डी डॉट सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब आप देख लेते हैं कि डी की वैल्यू कितनी है और सी का, यानी इनके मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, देखना पड़ेगा हमें कितना आएगा। तो देखिए सी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, सी का जो मैग्नीट्यूड है ये देखिए ये 1, इसको करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 + 1 + 1, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास √6, तो ये वैल्यू आ गई √6। और डी वैल्यू ये लिखी हुई है डी, इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं कितना आएगा। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा 1 स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ गई 27, तो √27। 27 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 3 जो कि वैल्यू हो गई 3√3। अब बस वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो फिर से हम लोग इसको एक बार लिख लेते हैं और इसको जरा देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए हमने सारी वैल्यूज लिख रखी है यहाँ पर, तो फिर से इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ये लिखा हमने, देखिए डी डॉट सी विल बी इक्वल टू डी सी कॉस थीटा। तो डी डॉट सी कितना आ रहा था हमारे पास 6, तो ये हमने लिख दिया 6। मैग्नीट्यूड ऑफ डी, मैग्नीट्यूड ऑफ डी हम लोग ने अभी निकाला कितना है 3√3, तो ये वैल्यू लिख दी हमने 3√3। मैग्नीट्यूड ऑफ सी, सी का मैग्नीट्यूड लिखा है कितना है √6, ये वैल्यू लिख दी हमने √6 और ये आ गया कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए वैल्यू, इसको पुट करके देखते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, ये 6 ये 6, तो इसको अगर आप यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये रूट इधर शिफ्ट हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 6/3 ये आ गया, और ये 1/3 और लिखा हुआ है यहाँ पे, 1/3 और लिखा हुआ इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करी तो 2/3 इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स √2/3, ये वैल्यू आ गई। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। कौन सा ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है। कौन सा ऑप्शन दिया है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। हो गया क्वेश्चन ये वाला। अगला सवाल देखते हैं, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विल बी कितना होगा ये बताना है। तो इनके मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम लोग अलग अलग और फिर से ये लगा देंगे a डॉट बी विल बी इक्वल टू
ए बी कॉस थीटा। इनका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। बताइए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9, फिर 4 और 4 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 16, और 5 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा -25। अब बताइए 16, 9 + 16 25 और ये 25, तो ये ही जीरो आ गया। इट मीन्स ए डॉट बी अगर जीरो है तो कौन क्या होती है कंडीशन, पढ़ी थी हम लोगों ने थ्योरी में, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो मीन्स वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इस साइड हमें सॉल्व ही नहीं करना पड़ा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ही इनका जीरो हो गया, इसलिए आंसर हमारा सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंगल बिटवीन आई कैप जे कैप के कैप एंड जे, वाई एक्सिस के लॉन्ग हमें इसका बताना है। तो वेक्टर ए हमारे पास मान लेते हैं इसको आई कैप जे कैप और के कैप, जब भी ऐसा हो, और जो जे कैप दिया है इसको आप केवल बी को जे कैप डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं इनका। तो ए डॉट बी जब आप करोगे इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वैल्यू पुट करते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी में केवल 1 आएगा क्योंकि आई का 0 है और के का भी इस केस में 0 है, तो केवल 1 आ गया। मॉड ऑफ ए करेंगे तो कितना आएगा √3, मॉड ऑफ बी करेंगे तो कितना आएगा 1, और ये कितना आ गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3, तो थीटा कॉस इनवर्स आ गया। तो कॉस ना ये 0 डिग्री है, ना 45 डिग्री है, ना 60 डिग्री है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो इसमें इस केस में जो आंसर आएगा वो एक्चुअली में नन ऑफ दीज आ जाएगा। इट मींस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3, ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो आएगा वो एक्चुअली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस इज 0, प्रोजेक्शन ही 0 है, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए, ये प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए था। तो अगर यही 0 है इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दीजिए। तो 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फा k कैप शुड बी 0। i को साथ करेंगे 2, इसको करेंगे तो 8 और इसको करेंगे तो 2 अल्फा, इट शुड बी इक्वल टू 0। ये 10 हो गया तो अल्फा की वैल्यू 5, तो न्यूमेरिकल वैल्यू दी तो आंसर कितना आ गया, तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 5। सिंपल सा क्वेश्चन है 2022 में, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये भी 22 का है। वेक्टर ए हमें गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो आपसे एक अलोंग बी पूछा गया है, विल बी इन मीटर पूछा गया, तो मैग्नीट्यूड पूछा गया हमें से। तो देखिए हमने बनाया था यहाँ पर इस तरह से कि वेक्टर बी अगर ये है, वेक्टर द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो बी वेक्टर हम ये एज्यूम कर लेते थे, और ये ए हमने लिखा यहाँ पर, ये ए लिखा, ये एंगल थीटा। द कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट यानी प्रोजेक्शन, बताया था आपको कंपोनेंट का मतलब प्रोजेक्शन ही होता है। और वाइस ए का इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ ए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ए कॉस थीटा बी कैप। इसको हम लोग ने लिख दिया था कितना, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी इंटू बी कैप। ये हम लोग ने कहां से निकला, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसे हम लोग ने अभी थ्योरी में पढ़ा था। तो जहां ए कॉस थीटा लिखा है वहां पर हमने लिख दिया क्या, ए कॉस थीटा की जगह हमने लिख दिया ए डॉट बी अपॉन बी। आपसे यही वैल्यू पूछी गई है, तो बस वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो ए डॉट बी करेंगे कितना आएगा, ए डॉट बी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड। तो b का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, ये वैल्यू आ जाएगी 6 और ये वैल्यू आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाय ये 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 19, तो 3 का ये आ गया ये वैल्यू। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6/3 का मतलब इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 2 आंसर आ गया। तो इसका आंसर अगर हम लोग लिखें इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हमारे पास 2 आ गया। वी गेट द आंसर, इंटीजर टाइप होगा नंबर, इसका 2 आ गया। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रॉब्लम्स को, अगला सवाल देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द टू वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
तो आपको बताना है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, उसके लिए ये अननोन टर्म जो यहाँ पर ये x लिखा हुआ है इसकी कितनी वैल्यू। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका क्या जीरो होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। फिर से हम लोग डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे तो 2i कैप 2j कैप माइनस xk कैप डॉट 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। मल्टीप्लाई कर दीजिए, i को i के साथ तो 4 आ गया, माइनस j प्लस तो ये माइनस 2 आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3x ये आ गया। देख लीजिए ये 2i कैप लिखा है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ये 2j कैप और ये माइनस j कैप, ये माइनस j कैप लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस j कैप, तो ये माइनस 2 आ गया यहाँ पर, और ये माइनस x और ये माइनस 3 तो ये प्लस 3x आ गया। ये कितना होना चाहिए, 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 2 प्लस 3x इक्वल टू 0। तो यानी कि वैल्यू आ गई 2/3 माइनस लगा दीजिए इक्वल टू x की वैल्यू आ गई -2/3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा। तो ये बी क्वेश्चन हम लोग से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ है तो ठीक। तो ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग ने पूरा पढ़ लिया है। डॉट प्रोडक्ट के और भी क्वेश्चंस और भी आगे जेईई मेंस के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।